यह केस 32 वर्षीय महिला रोगी का है जो कि स्किन की तकलीफ के लिए लेकर आई। रोगी ने कहा, शरीर में चमड़ी की बीमारी लंबे समय से है। आप खुद देख लीजिए, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। इस तरह से रोगी ने अपनी तकलीफ वाली जगह को इंगित करते हुए अंगुली से बताई। कपड़े हटा करके सभी जगहों को उंगलियों से इंगित करते हुए बताया। भयंकर खुजली आती है, लेकिन मैं दवा लगाते रहती हूँ तो ठीक रहता है। मैंने पूछा, और? रोगी, भयंकर खुजली, दवाइयां तो चल रही है और उससे राहत भी रहती है। जब तक लेते रहती हूं तब तक ठीक रहता है। दवा लेते लेते 3 साल हो गए हैं। कभी कभी मेरी गलती से दवा छूट जाती है। घर में इतना ज्यादा काम रहता है कि दवा लेने नहीं जा पाती हूँ और तकलीफ ज्यादा हो जाती है। मैं चाहती हूँ कि यह हमेशा के लिए ठीक हो जाए तो दवा नहीं लेना पड़े। रोज रोज की दवाइयां लगाना, लोशन लगाना बहुत भारी पड़ता है। मैंने पूछा, और? रोगी, और कुछ नहीं है। तकलीफ के समय में मैंने पूछा कि तकलीफ के समय में यानी जब खुजली ज्यादा आती है तब क्या करते हैं? रोगी, कुछ नहीं करती। मैंने कहा, तकलीफ के बारे में और कुछ बताइए। रोगी, और कुछ नहीं है। मैंने पूछा, इस स्किन की तकलीफ से आपको परेशानी क्या रहती है? रोगी, इस तकलीफ के चलते मैं 3 सालों से कहीं बाहर नहीं गई हूं। यह सामने भी है, चेहरे पर भी है और किसी के सामने खराब लगता है। कब तक घर में बैठी रहूं? इतना ही सारी अभिव्यक्तियों के आधार पर मैंने रोगी को LM 0/1 पोटेंसी में सिंगल डोज में दवा दिया और दवा दिए जाने के बाद धीरे धीरे उसकी तकलीफें कम होने लगी और बाद में वह ठीक हो गई। बीच बीच में 2-3 बार एक्यूट कंप्लेन भी आए। कई बार तकलीफ घट करके फिर से बढ़ी, फिर भी मैंने दवा कोई चेंज नहीं किया और 3 महीने के बाद फिर से दवा की रिपीट करने की जरूरत पड़ी। फिर अगले 2 महीने में एक बार फिर से रिपीट किया और उसके बाद वह ठीक हो गई। यह केस है। आइए इस केस के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं कि रोगी ने क्या कहा। शरीर में चमड़ी की बीमारी लंबे समय से है। आप खुद देख लीजिए, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ भी है। रोगी अपनी तकलीफ वाली जगह को वहां के कपड़े हटाकर अंगुलियों से इंगित करते हुए अपनी तकलीफ बताई। जैसे ही कोई रोगी कपड़ा हटाता है तो हमारे ध्यान में लगता है कि यह नेकेड वांट्स टू बी है। आप लोगों ने कहा नेकेड वांट्स, किसी ने कहा कम्युनिकेटिव। तो हमें पेशेंट के वर्जन को ही सिर्फ ध्यान नहीं देना है, वह ऐसा क्यों कर रहा है, उसका ध्येय क्या है। कपड़े उठाने का मतलब क्या पर्दे से पर्दा हटाना है? नेकेड का मतलब होता है कोई चीज जो पर्दे वाली चीज है, जो सामान्यतः हमें ढक करके रखते हैं, उसको ओपन करना। क्या इस रोगी का उद्देश्य नेकेड वांट्स था? मधुसूदन जी, क्या इस रोगी का उद्देश्य कम्युनिकेशन था? कम्युनिकेशन कब उपयोग होता है? हमें रोगी के उद्देश्य को समझना है कि रोगी ऐसा क्या कह रहा है इस माध्यम से। नेकेड है। कम्युनिकेशन के बारे में हम बात कर रहे थे। कम्युनिकेशन में क्या होता है, कुछ चीजें रोगी कहना चाहता है लेकिन कह नहीं पाता है तो इशारे का प्रयोग करता है, एक्सप्रेशन का उपयोग करता है। कम्युनिकेशन के माध्यम क्या क्या है? मोबाइल है, टेलीविजन है, हाथ से इशारा है, किसी को बुलाते हैं आओ जाओ। तो कई बार जब शब्द कम पड़ते हैं तो हम चेहरे के एक्सप्रेशन, हाथ के हाव भाव से बात को आपके तक पहुंचाना चाहते हैं। तो कम्युनिकेशन का मतलब यह है कि रोगी कुछ चीजें नहीं कह पाता है, नहीं बता पाता है, तो
कम्युनिकेट करता है कि आप देखिए, समझिए कि मुझे क्या हो रहा है। तो इस तरह का अगर मसला हो जहां रोगी यह बताना चाहता है कि मुझे क्या है, आप पूरे बढ़िया से समझ लीजिए मुझे क्या क्या हो रहा है, आप देखिए तो समझिए तो मुझे क्या हो रहा है, वहां हम कम्युनिकेटिव लेते हैं। जो पर्दे वाली चीज है मैं किसी को आज तक नहीं बता पा रहा हूं, आज आपको बता रहा हूं। तो ऐसी चीजें, या अगर महिलाओं का आंतरिक ऑर्गन है जो जनरली पर्दे में रखा जाता है, या पुरुष के भी कुछ रोगी आकर के सबसे पहले कपड़े खोल देते हैं, तो उनका उद्देश्य, चलो मान लिया कि नेकेड वांट्स टू बी है, तो नेकेड वांट्स टू बी हम ऐसे नहीं लेते हैं। वो हमें यही सेम चीज रोगी के दूसरों वर्जन में प्रूफ होता है, तो वह पक्का हो जाता है कि वह रियल में नेकेड वांट्स टू बी है। शब्दों में भी आएगा, घर की बात, डॉक्टर साहब पति पत्नी में हम लोग रात को ऐसा ऐसा करते हैं, यानी कपड़ा भी खोलेगा, बातचीत में ऐसा भी कुछ कहेगा जो पर्दे की बात है, रहस्य की बातें हैं, वह रोगी कह देता है। तो हमें यह भी ध्यान रखना है कि रोगी जो कुछ भी कर रहा है वह एक जगह नहीं, एक से कई जगहों पर रिपीट होती है। बस इतना ही है जो रोगी ने अपनी बातों को एक्सप्रेस किया, बताया कि मुझे यहाँ यहाँ तकलीफ होती है, भयंकर खुजली आती है, दवाइयाँ चल रही है और उससे राहत भी है, और जब तक लेते रहती हूँ तब तक ठीक रहता है। 3 साल हो गए। यहां तक आपको कौन सा रूब्रिक समझ में आया? मैं पूछ रहा हूं, आप एक्टिव पार्टिसिपेट कीजिए, इतने लोग हैं, कुछ तो बताइए। मैग्नेटाइज डिजायर, मैग्नेटाइज डिजायर में क्या करता है? जैसे हम पूछते हैं कि जब तकलीफ होती है तो तुम क्या करते हो, रोगी कहता है कि मैं तेल लगाता हूं, या कुछ दवा लगाता हूं, या ऐसा कुछ करता हूं, यानी कोई चीज वह आकर्षित करता है, वह मैग्नेटाइज डिजायर है। हेल्ड अमलिएट, हेल्ड का मतलब किसी के गोद में रहना, किसी के संरक्षण में रहना, यह हेल्ड डिजायर होता है। इस केस में हमें रोगी के किसी एक लाइन पर रूब्रिक्स नहीं बनाना चाहिए। जब हम एक लाइन पर रूब्रिक्स बनाते हैं तो बहुत सारे रूब्रिक्स बनते हैं और फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ऐसा कहने का मतलब क्या है? कई बार रोगी टुकड़ों टुकड़ों में कहता है, कभी कुछ कहेगा, थोड़ा देर के बाद वह जानता है लेकिन लिंक करना नहीं जानता है, वह अलग अलग जगहों पर कहेगा। जैसे कहता है कि जब तक दवा लेते रहती हूं तब तक ठीक रहता है, दवा लेते लेते 3 साल हो गए, लेकिन घर में इतना ज्यादा काम रहता है कि दवा लेने नहीं जा पाती हूँ और तकलीफ जाती हूँ। मैं चाहती हूँ कि यह हमेशा के लिए ठीक हो जाए और दवा लगाना ना पड़े। यह क्या है? रोगी कहना क्या चाहता है? रोगी चाहता है कि मुझे रोज रोज की दवाओं लगाने के झंझट से मुक्ति मिले। लेकिन दवाइयां लगाना बहुत भारी पड़ता है। अब तीनों को हम लिंक करेंगे। किल डिजायर हम ऐसे नहीं लेते हैं। किल डिजायर में थोड़ा सा इमोशंस आएगा किल का। डॉक्टर साहब ये खुजली हैरान करके रख दिया है, डॉक्टर साहब ऐसा कुछ दवा दो कि ये जल जाए, मर जाए, मतलब थोड़ा सा रिएक्शन तो आएगा ना किल डिजायर में। डॉक्टर साहब खुजली से बहुत परेशान हूं, इसको हटाओ, इसको मारो, इसको खत्म करो, जड़ मूल से ठीक हो, ऐसी कोई दवा दो। अगर इस तरह की भाव हो तो किल डिजायर लेते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ रोगी कह रहा है कि हमारी व्यस्तता इतनी ज्यादा रहती है कि फुर्सत नहीं मिलती है मुझे दवाई लगाने का, काम भारी पड़ता है। वो लोड वाला भारी नहीं, लोड ज्यादा हो तो भारी पड़ता है। डॉक्टर साहब इसमें बहुत ज्यादा मेहनत है, वह नहीं कह रहा है। कह रहा है कि हम व्यस्त ज्यादा हैं और फुर्सत नहीं मिलता है, इसलिए ऐसा कोई दवा दीजिए कि यह रोज रोज की दवाओं लगाने से मुझे मुक्ति मिल जाए। और मुझे टाइम भी नहीं रहता है,
टाइम भी नहीं मिलता है और मेरी गलती भी है, दवा छूट जाती है और तकलीफ बढ़ जाती है। फिर डॉक्टर बोलते हैं तुम नियमित दवा नहीं कराती हो इसलिए नहीं ठीक होता है। मैंने पूछा और कुछ? रोगी नहीं, और कुछ नहीं है। जनरली हम तकलीफ की अवस्था में रोगी से पूछते हैं व्हाट यू डू। जब तकलीफ होती है आप क्या करते हैं जब तकलीफ होती है? यह सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है। रोगी को वर्तमान में ले जाना है। वर्तमान में रोगी क्या करता है? अगर वर्तमान में रोगी कहे कि जब खुजली आती है मैं ठंडा पानी लगा लेती हूँ। मैंने बताया कि हमेशा रोगी को वर्तमान में ले जाना है। तकलीफ के समय में रोगी करता क्या है? तकलीफ के समय में रोगी करता क्या है? वह सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन होती है। तकलीफ के समय में रोगी कहेगा कि मैं पानी से भिगाता हूँ, ट्यूब लगा लेता हूँ। तो अगर ट्यूब लगाता है, पानी से भिगाता है तो यह मैग्नेटिज एमुलेट होता है। लेकिन इस केस में रोगी ने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने पूछा जब तकलीफ ज्यादा होती है तो क्या करती हो? कुछ नहीं। तो यह मैग्नेटिज एमुलेट नहीं हुआ। कोई कहता है कि मैं दवा लगाए रखता हूं। एक लेडीज ने बताया कि मैं 24 घंटा नारियल का तेल लगाए रखती हूँ, सूखने नहीं देती हूँ तो फटता नहीं है। यह क्या हुआ? हेल्ड डिजायर एंड हेल्ड एमुलेट, यानी दवा के संरक्षण में रहने से रोगी को आराम मिलता है। डिजायर और एमुलेट में फर्क है। लगाता तो हूँ, इच्छा होती है लगा लूं, लेकिन आराम नहीं मिलता है तो ओनली हेल्ड डिजायर है। लगाए रहने तक आराम मिलता है, हेल्ड एमुलेट है। इच्छा होती है कि कुछ चीज कोई तेज दवा लगा लूं तो ऐसा रोगी कुछ नहीं करती है। तो यहाँ हमने वर्तमान में हमने देखा कुछ नहीं करती है। मैंने बताया इस तकलीफ के बारे में और कुछ बताइए। रोगी ने कहा और कुछ नहीं है। मैंने पूछा इस तकलीफ से आपको सबसे बड़ी परेशानी क्या रहती है? इस तकलीफ के चलते मैं 3 सालों से कहीं बाहर नहीं गई हूं। तो यह क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट है। जो कल भी था आज भी है, जो बीच में भी था। 3 साल हो गए मैं कहीं बाहर नहीं गई हूं क्योंकि किसी के सामने बहुत खराब लगता है और मैं कब तक घर में बैठे रहूं। तो रोगी का सबसे लास्ट लाइन बहुत महत्वपूर्ण होता है। फर्स्ट पेज और लास्ट पेज पेपर का बहुत महत्वपूर्ण होता है और उसका अगर ऐड देंगे तो ऐड का रेट भी सबसे ज्यादा होता है। तो लास्ट में क्या है? आखिर कब तक घर में बैठे रहूं? यह क्या है? यह क्या है? यह रोगी कोई भी काम को कर रहा है, उसकी अब सीमा आ गई। 3 साल से दवा ले रही हूं, 3 साल से घर में बैठी हूं, अपने आप को हाइड करते हुए, अपने आप को हाइड करते करते 3 साल हो गए, कहीं बाहर नहीं गई। फियर एक्स्ट्रावेजेंट ऑफ कमिटिंग समथिंग। कमिटिंग समथिंग का मतलब एक ही काम को करते करते 3 साल हो गए। डॉक्टर साहब कब तक दवा लेते रहूं? दवा लेते लेते 3 साल हो गया। देखने में खराब लगता है और मैंने भी वही दवा दिया जो आपने कहा। सबसे पहले जो आप सभी ने कहा गेस्चर्स मिक्स, जो रोगी कोई गेस्चर्स को, हाव भाव को रिप्रेजेंट करता है पॉइंटिंग से। डॉक्टर साहब यहाँ दर्द है, यहाँ दर्द है। गेस्चर्स मिक्स पॉइंटिंग विथ फिंगर्स। इसमें 2 दवा है, ओपियम और एस्ट्रोमोनियम। अभी अभी हाल में ही मैंने इस रुब्रिक को सीखा है। रोगी कहती है कि यह गलती हमारी है जो मैंने इसकी नियमित दवा नहीं करवाती हूँ। तो फाटक रिपर्टरी में है ब्लेम्स हिमसेल्फ, बाकी रिपर्टरी में डिलीरियम के साथ में है। लेकिन फाटक रिपर्टरी में डिलीरियम नहीं है, यह डिलीरियम में थी भी नहीं रोगी। रोगी ने कहा कि यह मेरी गलती है, मैं समय से दवा नहीं करवाती हूँ। ब्लेम्स हिमसेल्फ, अपने आप को रोगी दोषी ठहरा रही है कि मेरी गलती है, मैं नियमित दवा नहीं करवाऊं और करूं क्या?
फुर्सत मिले तब तो डिल्यूजन ऑक्यूपाइड अबाउट बिजनेस, काम इतने रहते हैं कि फुर्सत ही नहीं मिलती है और दवा छूट जाती है और तकलीफ बढ़ जाती है। अब ये तकलीफ के लिए मैं 3 साल से दवा लगा रही हूँ, 3 साल से दवा लगा रही हूँ, आखिर कब तक लगाते रहूं? यहाँ नजदीक में दवा आती है फियर मैरिज। मैरिज वाला आदमी क्या कहेगा, डॉक्टर साहब दवा तो लगा रही हूँ और अच्छा भी है, लेकिन क्या ये जिंदगी भर लगाते रहूं? तो हम पूछते हैं क्या तकलीफ जिंदगी भर लगाने के लिए, बाद में नुकसान करेगा, इंजुरी विल रिसीव। यह कहती है कि आखिर एक ही चीज को लगाते लगाते 3 साल हो गए। फिर उसने आगे कहा लास्ट में, घर में बैठे बैठे 3 साल हो गए, आखिर कब तक बैठे रहूं? इसके लिए हमारे पास कॉमन रूब्रिक है, फियर एक्स्ट्रावेजेंस ऑफ कमिटिंग समथिंग। एक ही चीज को करते करते बहुत दिन हो गया, कितना दिन करूं, दवा कितना दिन लगाऊं, बहुत भारी पड़ता है। और 3 साल से मैं कहीं बाहर नहीं जा रही हूं इस तकलीफ के चलते, क्योंकि देखने में खराब लगता है, एम्बरेसमेंट या अनप्लीजेंट। एक चीज और इस केस में देखने को मिला, मैंने पूछा क्या करते हैं, बस यही तकलीफ है और कुछ नहीं। तकलीफ के समय में करते क्या है, कुछ नहीं, टॉकिंग टर्स। टर्स का मतलब है रोगी शॉर्ट कट, और शॉर्ट में बता दिया यहाँ 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 तकलीफ है, बस और कुछ नहीं। तो ऐसे रोगी आते ही शॉर्ट में कुछ बता देते हैं, ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं। कुछ रोगी लंबे बताते हैं, रोकना पड़ता है। यह स्पीच या टॉकिंग टर्स है। टर्स मतलब शॉर्टकट में जवाब दे देना, टू द पॉइंट कह देना। और रोगी को जरूरत क्या पड़ी, एलोपैथी से आराम भी है। एलोपैथी लोशन दवा बेड है उसके लिए, लेकिन अब बेड उसको गर्म पड़ रहा है, मतलब आखिर कब तक लगाते रहूं? बेड एज इफ हॉट, लगता है कि बेड अब गर्म हो गया, बेड गर्म हो गया, अब छोड़ना पड़ेगा। 3 साल हो गया घर में रहते रहते, 3 साल से घर में पड़ी हूं, आखिर कब तक पड़ी रहूं? यहाँ भी बेड, वहां दवाइयां लेते लेते 3 साल हो गए, वहां भी बेड। अब उसको लिमिट पार हो गई, एंड फियर एक्स्ट्रावेजेंट ऑफ कमिटिंग समथिंग। और इसी आधार पर मैंने भी वही दवा दिया जो आपने कहा, बिल्कुल सही, ओपियम 0/1। अभी कुछ दिनों से मैं रेगुलर रिपीटेशन में दवा बंद कर दिया हूँ। पहले मैं 7 दिन तक रेगुलर देता था, किसी को 10 दिन तक देता था, लेकिन जब से मैंने सिंगल डोज में दवा देना शुरू किया है, तब से एक्सपल्सन ज्यादा देखने को मिलते हैं। हम दवा देने के बाद अगर रिपीटेड डोज में एलएम पोटेंसी की छूट है, हम रिपीटेड डोज में दे सकते हैं। जहां सीवियरिटी ज्यादा है, जहां रिपीटेशन ज्यादा है बीमारी का, वहां हम 1 सप्ताह तक डेली दे सकते हैं। लेकिन जहां ऐसा कुछ नहीं है, सिंगल डोज में देना है। सिंगल डोज दवा देने के बाद से कई बार तकलीफ वापस आते हैं, सेम तकलीफ वापस आता है, लेकिन अगर पहले से अपेक्षाकृत कम है तो हमें दवा चेंज नहीं करना होता है। डॉक्टर एमएल सहगल साहब ने अपनी पुस्तक रीडिस्कवरी ऑफ होम्योपैथी ROH सीरीज में बहुत क्लियरली इस सिस्टम के बारे में बताया है। बहुत सारे इस माइंड मेथड के नाम से बहुत सारे ग्रुप और चल रहे हैं, लेकिन सभी को तो मैं नहीं कहूँ, लेकिन कुछ को कहूँगा कि बहुत से लोग डाइवर्ट हो चुके हैं और मूल सिद्धांतों से दूर जाके काम कर रहे हैं। हमें आप लोगों से निवेदन रहेगा कि पुस्तक को पढ़ें, सिस्टम को समझें। मैंने भी पुस्तकें लिखी है और इन पुस्तकों में बहुत सारे डिटेल में मैंने एक एक चीज को समझाया है, केस टेकिंग कैसे करना है, फॉलो अप कैसे करना है, जब बीमारी दवा के दौरान बढ़ता है तो क्या करना है। जैसे कि सहगल साहब से बुकों से हमने सीखा है कि चलो अगर खुजली के लिए हमने दवा दिया, फॉलो अप में जब रोगी आता है तो हम देखते हैं कि जिस आधार पर हमने दवा दिया है उसमें कैसा है रोगी। इस केस में रोगी को बेड हॉट लगने लगा था, इसलिए अब रोगी को दूसरी दवा की तलाश थी। तो जब हम आते हैं फॉलो अप में, रोगी से पूछते हैं कैसा महसूस करता है। अगर कहता है कि हाँ अब उतना
बेचैनी नहीं लग रही है, चलो ठीक हो जाएगा, अब आशा तो जग गई कि कुछ दिन दवा लेंगे तो ठीक होगा। तकलीफ ठीक होने के बाद बढ़ता है, सेम कंप्लेन वापस आते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि उसकी इंटेंसिटी और ड्यूरेशन कम है। और यह इंटेंसिटी और ड्यूरेशन एक निश्चित ऑर्डर को फॉलो करता है। अगर यह एक्यूट के नियम को फॉलो कर रहा है, हमें कोई दवा नहीं बदलनी है। एक्यूट के नियम क्या है? 1, 3, 5, 7, 9 के रेशियो में आएगा। अगर रोगी कहेगा डॉक्टर साहब 10 दिन तक तो बहुत फायदा है, परसों से यह तकलीफ बहुत ज्यादा है और आज तो बहुत खुजली आ रही है, हम क्या करेंगे? ताव में आकर के दवा रिपीट कर देंगे, पोटेंसी बढ़ा देंगे, बस यहीं से गड़बड़ होना शुरू हो जाता है। हम कॉम्प्लिकेटेड केस को बनाते जाते हैं। जब रोगी कहे कि आज तीसरा दिन है, आप उसको आश्वासन दीजिए कि आज दवा दिए जाने के बाद से अगर हमने चिड़चिड़ापन के आधार पर दवा दिया है तो रोगी में चिड़चिड़ापन अगली बार कम होगा, लेकिन कुछ नए सिम्टम्स आ सकते हैं। कई बार नए सिम्टम्स आने पर ऐसा लगता है कि ये तो क्लियर कट अलग से मेडिसिन की इंडिकेशंस आ रही है। हमें लगता है अगर हमने ओपियम दिया है, अगले बार जब रोगी आएगा तो लगेगा कि ये तो सल्फर है ही है, हमें तुरंत दवा दे देना चाहिए। लेकिन नहीं, हमें उस सिम्टम्स को ध्यान देना है जिस आधार पर हमने दवा दिया है। अगर उसमें रिलीफ है तो बीच में नए सिम्टम्स आएंगे, नए नए एक्यूट्स आएंगे, नए नए एक्सपल्सन के तरीके आएंगे, जैसे डायरिया, वोमिटिंग, सर्दी, ऐसे छोटे मोटे कंप्लेन होते रहेंगे। हमें दवा नहीं बदलनी है। नहीं, दवा बदलने का फायदा यह होगा कि हम शरीर से एक्सपल्सन की अपेक्षा बहुत जल्दी कर सकते हैं और एक्सपल्सन होगा और रोगी की तकलीफें जड़मूल से और जल्दी ठीक होगी। लेकिन अगर हम ने दवा रिपीट कर दिया, चेंज कर दिया, तो वहाँ से केस गड़बड़ होना शुरू हो जाता है और ऐसे कॉम्प्लेक्स डिजीज बन जाते हैं और ऐसे केस को ठीक करना बहुत और डिफिकल्ट हो जाता है। तो मैंने कोशिश किया इस केस को समझाने के लिए। एक बार मैं फिर से समराइज कर रहा हूं केस को। चमड़ी की तकलीफ आप खुद देख लीजिए। तो जनरली ओपियम का रोगी आता है तो बताता है कि डॉक्टर साहब देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, और यही एस्ट्रोमोनियम होगा तो क्या करेगा? डॉक्टर साहब यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, देखिए देखिए। मतलब कम ही समय में शरीर के हर जगहों को अपनी तकलीफ को पॉइंट करके इंगित करते हुए बताता है। जैसे ग्रास्पिंग और रीचिंग एट समथिंग क्विकली या हरीडली। यहाँ भी है डॉक्टर साहब, यहाँ भी है डॉक्टर साहब, दर्द यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। फटाफट बता दे तो एस्ट्रोमोनियम, थोड़ा धीरे धीरे बताए, शॉर्टकट में बताए तो ओपियम। ऐसे उंगली से इंगित करते हुए। और यहीं पर सल्फर होगा तो क्या कहेगा? डॉक्टर साहब देखिए ना, यहाँ पर भी दर्द है, फिर यहाँ पर भी है, यानी दर्द वाली जगह, कंप्लेन वाली जगह, मस्से वाली जगह को थोड़ा सा रोक करके वो रियलाइज करेगा मसाई है ना डॉक्टर साहब, ये मसाई है कि और कुछ है। touches the things या impelled to touch the things until it seems real। यह सभी जो हम आपको बता रहे हैं, इसमें बहुत सारे रिपर्टरी, हमारे पास पुरानी रिपर्टरी पड़ी है, मैंने 98 में रिपर्टरी खरीदा था, उसमें सभी रिपर्टरी साथ में है। कंप्लीट डायनेमिक्स है, कंप्लीट रिपर्टरी है, फाटक है, केंट है, सभी रिपर्टरी उसमें है। तो मुझे सभी रूब्रिक्स याद हो चुके हैं, तो जिसमें से मिलता है उसको मैं अप्लाई करता हूँ। तो जो मैंने इस रिपर्टरी में, आज के रिपर्टाइजेशन में मैंने सभी रिपर्टरी का यूज किया है। कुछ कंप्लीट रिपर्टरी से, कंप्लीट डायनेमिक्स से, सिंथेसिस से है, कुछ फाटक से है। इस तरह से आपको अलग अलग रिपर्टरियों में ये सभी रूब्रिक्स मिलेंगे। तो सल्फर, एस्ट्रोमोनियम और ओपियम में थोड़ा क्लियर हुआ। तकलीफ वाली जगह को शांति से पूछे, बताए तो सल्फर, जल्दी जल्दी बताए डॉक्टर साहब यहाँ भी दर्द है, यहाँ भी दर्द है। रूब्रिक है गेस्टस मेक्स या रीचिंग एट समथिंग क्विकली। इसने अपनी तकलीफ को बार बताया, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। गेस्टर्स मेक्स रीचिंग एट समथिंग हरीडली,
या क्विकली, उसमें स्ट्रोमोनियम है। भयंकर खुजली आती है, भयंकर मतलब बहुत ज्यादा खुजली आती है, उसके लिए रूब्रिक एक्स्ट्रावेजेंस है। अब यही कहता कि डॉक्टर साहब 10 सालों से बीमारी, 3 सालों से खुजली चली आ रही है, हम परस्यूड लेते, लेकिन ऐसा रोगी ने कुछ नहीं कहा। तकलीफ है, ये नहीं कहा कि चली आ रही है, हैरान कर रही है, ऐसा शब्द नहीं कहा, इसलिए हम परसिक्यूटेड नहीं लिए। 3 साल से दवा ले रही हूँ, गलती मेरी भी है। अब यहाँ डिलीरियम नहीं है, सिंथेसिस में रूब्रिक है डिलीरियम ब्लेम्स फॉर हिज फॉली, लेकिन ये रियली यहाँ डिलीरियम नहीं है, लेकिन फाटक की पटरी में रूब्रिक है ब्लेम्स हिमसेल्फ। एक ही दवा है, अपने आप को दोषी ठहराता है, इसमें गलती मेरी है। सेल्फ एक्विजिशन में भी ओपियम है, चलिए बहुत अच्छा। वह अपने आप को दोषी ठहराता है कि गलती मेरी है, दवा छूट जाती है। और घर में इतना ज्यादा काम रहता है कि दवा लेने नहीं जा पाती हूँ। डिल्यूजन ऑक्युपाइड विथ बिजनेस, मैं काम में इतनी बिजी रहती हूँ कि गलती हो जाती है, दवा छूट जाती है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि यह तकलीफ हमेशा के लिए ठीक हो जाए। अब यहाँ कीड़ियर वाला हमेशा नहीं है, जड़मूल से ठीक हो जाए वो नहीं है, मुझे रोज रोज की दवाइयाँ लेना भारी पड़ता है। और ये भारी पड़ना को उसने लास्ट में बोल दिया, आखिर कब तक दवा लगाता रहूं, 3 साल हो गए, कब तक घर में बैठे रहूं। फियर एक्स्ट्रावेजेंस ऑफ कमिटिंग समथिंग, एक ही चीज को बार बार करते रहने की एक सीमा आती है। बहुत हो गया डॉक्टर साहब, आखिर कब तक। अब यही मैरिज होता तो आगे कहेगा कि आगे जाके नुकसान करेगा। फियर मैरिज इंडिपेंडेंट वाला रोगी कहेगा डॉक्टर साहब जहां जाओ वहां दवा लेकर जाओ। फियर मैरिज और इंडिपेंडेंट नक्स भूमिका आगे चल के नुकसान करेगी, तो लेकेसिस। तो इस तरह से हम डिफ्रेंशिएट करते जाते हैं मन ही मन। लेकिन इस केस में रोगी ने कहा और कुछ नहीं। मैंने 2-3 बार पूछा तकलीफ के समय में आप क्या करते हैं, कुछ नहीं। यह है स्पीच टर्स, यानी टू द पॉइंट रोगी जवाब देगा, और कुछ ना कुछ भी बात करते रहिए, उसका कोई इंटरटेन नहीं करेगा, कोई जवाब नहीं देगा। टू द पॉइंट बात करना टॉकिंग टर्स है। कुछ रोगी बहुत शॉर्टकट में अपनी तकलीफ बता देते हैं, डॉक्टर साहब ये है ये है ये है, और कुछ नहीं। पूछते रह जाइए, कुछ नहीं बताए, ओपियम दीजिए, टॉकिंग टर्स। टू द पॉइंट बताकर के रोगी चुप हो जाते हैं। मैंने पूछा इस तकलीफ से आपको सबसे ज्यादा परेशानी क्या है। डॉक्टर साहब इस दवा से 3 साल हो गए, मैं कहीं बाहर नहीं गई, किसी के सामने बहुत खराब लगता है, एम्बैरेसमेंट एलिमेंट्स आफ्टर। आखिर कब तक घर में बैठे रहूं, इसकी अब सीमा आ गई, 3 साल से बैठी हूं। फियर एक्स्ट्रावेजेंस ऑफ कमिटिंग समथिंग, बैठे बैठे कोई चीज को, एक ही काम को करते करते बहुत दिन हो जाए तो यह एक्स्ट्रावेजेंट आता है। एक लिमिट आती है कोई चीज को करते करते, सहन करते करते, और रोगी उसको छोड़ना चाहता है, रोगी उसको बंद करना चाहता है। डॉक्टर साहब 3 साल से दवा लगा रहा हूं, अब मन नहीं कर रहा है। डॉक्टर साहब जो बेड था वो अब गर्म हो गया है, अब बेड को रोगी छोड़ना चाहता है, बेड हॉट हो गया है, 3 साल से दवा ले रहा हूं, अब नहीं लेना है, अब बंद कर देना है। कोई भी 3 साल को 3 दिन भी हो सकता है, हर रोगी की अपनी अपनी सीमा है। किसी को 2 दिन में भी बहुत लगेगा, किसी को 2 घंटे में भी लगेगा। 2 घंटा से लगा रहा हूं, आखिर कब तक लगाते रहूं, यह भी उसकी सीमा है। फियर एक्स्ट्रावेजेंट ऑफ कमिटिंग समथिंग, कुछ करते रहने की एक सीमा आती है, किसी को 2 घंटे के बाद आती है, किसी को 2 दिन के बाद आती है। तो इस तरह से इस केस में मैंने रोगी को ओपियम 0/1 दिया और रोगी 0/1 से यह ठीक हो गई। जैसा कि अमजद जी ने और राणा जी ने, आप लोगों ने हमें आमंत्रित किया, मैं आया, और जब भी आप बुलाएंगे मैं हमेशा आते रहूँगा। लेकिन मैं थोड़ा वैल्यू देने वाला आदमी हूँ, होम्योपैथी को वैल्यू देता हूँ, आपको भी वैल्यू देता हूँ, कुछ फीस लेता हूँ। मेरा क्लासेस 10-12 सालों से मैं पेड कोर्स करता हूँ, ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस लेता हूँ। बहुत सारे लोगों की संख्या है जो हमारी क्लास अटेंड करते हैं, और हर शहर में कुछ ऐसे
हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं जिनकी प्रैक्टिस काफ़ी अच्छा चल रही है, क्योंकि वो आज से नहीं 15 साल से हमसे जुड़े हुए हैं। कुछ लोग अभी अभी जुड़े हैं। हमारा ऑनलाइन क्लास डेली टेलीग्राम पर होता है, तो हम सर्विस देते हैं, दिल से देते हैं, और उसके लिए आपसे मिनिमम फीस भी लेते हैं। जो अच्छा अर्न करते हैं उनसे ज़्यादा लेते हैं, जो अर्न नहीं करते हैं उनके भरोसे छोड़ देते हैं। मैंने 1 रुपया फीस पर भी लोगों को पढ़ाया है, 1000 रुपये पर भी पढ़ाया है, और 1 लाख रुपए फीस देने वालों को भी पढ़ाया है। कुछ लोग मुझे बहुत ज़्यादा देते हैं, कुछ लोग कम देते हैं, कुछ लोग नहीं देते हैं। सबको पढ़ाता हूँ, लेकिन आपके डेडिकेशन के ऊपर आधारित होता है। लेकिन फीस देते रहने से आपका भी इंटरेस्ट बना रहता है। मैंने बुक्स भी लिखा है, काफ़ी फेमस हैं बुक्स, काफ़ी ऑनलाइन अमेजन पर, फ्लिपकार्ट पर, या kisorcare.com है हमारा ऑनलाइन वेबसाइट, उस पर भी अवेलेबल है। और कुछ इंट्रोडक्शन दो अमजद जी की हो गया पूरा, आज का क्लास का समापन किया जाए। अच्छा, एक चीज़ और तो मैं भूल ही गया। हर रोज की तरह मैं आप लोगों से पूछता हूँ, आप अपने प्रश्न कीजिए। आप हाथ उठाइए, मैं यहाँ से अनम्यूट करूँगा और आपका प्रश्न होगा। तो चलिए, प्लीज रेज योर हैंड। फियर ऑफ एक्स्ट्रावेजेंट कमिटिंग समथिंग, यह कंप्लीट डायनेमिक्स में है। कंप्लीट डायनेमिक्स जो लेटेस्ट रिपर्टरी है उसमें है। मेरे पास सभी रिपर्टरियाँ हैं, क्योंकि रिपर्टरी ही अपना हथियार है और उसी हथियार से हमें वर्क करना होता है। देखिए, होम्योपैथी को प्रेम से करना है, खर्चा खूब करना है, सीखना भी खूब है, और रिपर्टरी भी लेना है, क्योंकि वही हमारा हथियार है। और कोई भी रिपर्टरी कंप्लीट नहीं है, हर किसी में कुछ खास है, किसी में कुछ नहीं है। तो आप हाथ रेज कीजिए, मोर ऑप्शन में जाकर के रेज हैंड का ऑप्शन आएगा, आप प्रश्न पूछिए, या कुछ लोग अगर हाथ रेज करने का सिस्टम नहीं जानते हैं तो चैट बॉक्स में प्रश्न लिखिए, मैं जवाब दूंगा। मोहम्मद अमजद जी बोलिए, क्या प्रश्न है या सुझाव क्या है? सर, नए लोग हैं काफी, तो आप सबको अनम्यूट कर दीजिए, एक एक करके सब सवाल पूछना, जो भी पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। सबको अनम्यूट करूंगा तो आवाज नहीं होगी? नो सर, एक एक करके सवाल करेंगे, क्योंकि नए लोग हैं ना। ठीक है, अभी कर दिया, अभी कर दिया, अभी कर दिया। जी गुड़िया, क्या प्रश्न है? गुड़िया, क्या प्रश्न है? अभी मैं सबको अनम्यूट कर दिया हूं। हेलो सर, गुड इवनिंग। जी सर, इज डॉक्टर प्रिया फ्रॉम भोपाल। जी जी पूछिए। सर, मैं थोड़ा सा रूब्रिक से हटके पूछना चाहती हूँ। सर, मुझे फ्रिवलसनेस और कंटेंट में थोड़ा सा दिक्कत है। मतलब फ्रिवलसनेस एक हद तक समझ में आता है, बट सर कंटेंट वाला भी तो एक तरीके से बोलते हैं ना कि सब कुछ है उसके पास, फ्रिवलसनेस वाला भी पूरी तरह से ध्यान नहीं देता है। देखिए, शब्दों पर नहीं जाना है, उसके भाव पर जाना है। फ्रिवुलस एक्शन में होता है, रोगी कोई चीज को सीरियसली लेता ही नहीं है। वह ऐसे हल्लड़ क्या बोलेंगे उसके, वो कोई चीज को सीरियसली लेता ही नहीं है, टेंशन लेता ही नहीं है, हर चीज को लापरवाही से। एक्शन में फ्रिवुलसनेस दिखेगा, कभी दवा लिया कभी भूल गया, कोई चीज को सीरियस लेता ही नहीं है, ये फ्रिवुलसनेस है। कंटेंट तो हर चीज प्राप्त होने के बाद या नहीं भी प्राप्त होने पर मन की ब्लिसफुल फीलिंग है। कंटेंट भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, क्या दवा लेना, जो है वो ठीक है, भगवान ने जो दे दिया सब ठीक है। कंटेंट अलग अवस्था है, फ्रिवुलस एक्शन में होता है, दोनों में बहुत फर्क है। जी, और कोई प्रश्न है? सर जी, ये स्किन केस में हम लोग अक्सर दिक्कतें आ रही है कि जैसे दवा चला अब 15-20 दिन या 25 दिन तक भी रोगी बोलता है कि नहीं आराम है, ठीक है, इसके बाद फिर बोलने लगता है कि एकदम ये तकलीफ बढ़ गई, वो तकलीफ बढ़ गई। बस यही गलती हम भी पहले करते थे, है ना। लेकिन अब यह सीखने को मिला कि सागर साहब की जो पुस्तकें आप पढ़ेंगे तो इसमें सब चीज क्लियर होगी। तकलीफ वही तकलीफ फिर से वापस आएगी जिसके लिए आप दवा दिए हैं। आपको कोई दवा चेंज नहीं करना है, वेट करना है। कब वेट करना है? जब वह एक्यूट के नियम को फॉलो कर रहा है। पूछिए कि कितने दिन से खुजली बढ़ी है, रोगी बोलेगा 5 दिन से, बस बोले कि अब 6ठा दिन आराम होने वाला है।
1, 3, 5, 7 के रेशियो में तकलीफ फिर से पुरानी तकलीफ बढ़ेगी। हम नहीं जानते हैं तो रिपीट करेंगे, मेडिसिन चेंज करेंगे। और स्किन के केस तो सबसे आसान होता है क्योंकि ये बाहर दिख रहा है। और सर ये हम लोगों के लिए सबसे अधिक कठिन यही चल रही है। क्यों? जब तकलीफ वापस आती है, बीच में एक्यूट्स आते हैं, आपको हाथ बांध लेना है। फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन में ध्यान देना है, बाकी के प्रिस्क्रिप्शन में हाथ बंद कर लेना है। हमारी सबसे बड़ी गलती वहां होती है। जी मनोज जी, ले सकते हैं जी। और कोई प्रश्न है? सर आपने जैसे इसमें ब्लेम जो आपने रूब्रिक यूज किया, तो सर ये जो उनकी लेडी का जो टोन था कि मेरी ही गलती है। मेरे पास सर एक डायबिटिक का पेशेंट है, डायबिटीज का। वो बोलता है मैडम कुछ काम नहीं है, घर में बैठे रहते हैं और शरीर का कुछ काम नहीं है, बस खाना है, बैठना है और थोड़ा बहुत हिलना डुलना है, इसके अलावा काम नहीं है, इसलिए तो शुगर तो होगी। तो ये जो वर्जन आ रहा है ये ब्लेम का होगा कि सर वो टोन पे डिपेंड करेगा। देखिए, ब्लेम में रोगी अपने आप को ब्लेम करेगा कि हमारे चलते हो रहा है, हमने समय से ध्यान नहीं दिया, हमें ऐसा करना चाहिए, मैं ऐसा कर नहीं रही हूँ। ब्लेम में क्या होती है? आरोप लगाता है, अपनी गलतियों को ब्लेम करता है, अपनी कमियों को बताता है, वो ब्लेम है। तो सर ये जो मैं आपको बता रही हूँ, तो क्या ये ब्लेम नहीं है? मतलब यानी वो अपनी गलती को स्वीकार कर रहा है कि तो ये ब्लेम है। मतलब मैडम मेरा कोई काम नहीं है, ब्लेम है। ओके ओके ओके, थैंक यू। हाँ, एक्सक्यूज है